हेलो एवरीवन। तो आज अपन इलास्टिसिटी के बारे में थोड़ी सी बात करने वाले हैं। ठीक है। देखना है अपन, इमेजिन करो कि आपके पास एक रॉड है जिसके इस एंड को हमने फिक्स कर दिया है। ठीक है। और रॉड के दूसरे एंड पर अपन एफ फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है। मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं रॉड के अंदर डेवलप होने वाला टेंशन निकालना चाहता हूँ। ठीक है, मैं रॉड के अंदर डेवलप होने वाला टेंशन निकालना चाहता हूँ। और इस टेंशन को अपन इस चैप्टर में बोलेंगे इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पर जो टेंशन आएगा उस टेंशन को अपन बोलेंगे यहाँ पर इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है। अब ये टेंशन कैसे निकालें? सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वॉल से अटैच होने की वजह से रॉड का एक्सेलरेशन तो जीरो होगा। वॉल से अटैच होने की वजह से रॉड का जो एक्सेलरेशन है वो तो जीरो होगा। ठीक है। अब अगर मुझे यहां पर टेंशन निकालना है ना, अगर मुझे यहां पर टेंशन निकालना है तो मैं इसके आगे वाला जो एलिमेंट है उसका एफडी बना लेता हूँ। ठीक है। इसके आगे वाले एलिमेंट को अगर आप देखोगे तो उस एलिमेंट पे एक तो एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, उस एलिमेंट पे एक तो एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। साथ ही साथ इस एलिमेंट के पीछे जो रॉड होगी वो इसको खींच सकती है। इसके पीछे जो रॉड होगी वो इसको खींच सकती है। ठीक है। तो इस एलिमेंट के पीछे वाली रॉड एक टेंशन का फोर्स लगाएगी। अच्छा, साथ ही में हमें ये पता है कि पूरी रॉड का एक्सेलरेशन तो जीरो था, वॉल से अटैच थी ना। वॉल से अटैच होने की वजह से रॉड का एक्सेलरेशन तो जीरो था। अगर रॉड का एक्सेलरेशन जीरो था तो इस एलिमेंट का भी एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। और इस एलिमेंट का एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब कि इस पे आगे वाला फोर्स और पीछे वाला फोर्स बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। मतलब ये एफ और ये टेंशन आपस में बैलेंस होंगे। अब जैसे ही अपन ने इसको बैलेंस करा वैसे ही देखो टेंशन की वैल्यू तो आ गई है ना। यहां से आप देख सकते हो टेंशन की वैल्यू तो आ गई। ठीक है। और मैंने अभी बताया था कि ये जो टेंशन अपन ने निकाला है इस टेंशन को हम इस चैप्टर में क्या बोलेंगे, इस चैप्टर में हम इसको बोलेंगे इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहां से हमारा इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स आ गया। ठीक है। अब ऑब्जर्व करने वाली बात यह है, यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि जो टेंशन निकल के आया है, ध्यान से देखो, जो टेंशन निकल के आया है वो पोजीशन के इंडिपेंडेंट आया है। यहां पर जो टेंशन निकल के आया है ऑब्जर्व करो कि वो पोजीशन के इंडिपेंडेंट आया है। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एलिमेंट आपने कितनी दूरी पे बनाया है ना। जो टेंशन आया है वो पोजीशन के इंडिपेंडेंट है ना। इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि फर्क ही नहीं पड़ता कि वो एलिमेंट कितनी दूरी पर आप बना रहे हो, हर एक दूरी पर जो टेंशन निकल के आएगा वो सेम ही होगा। टेंशन पोजीशन के इंडिपेंडेंट आया मतलब हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम ही होने वाला है, या हर एक पॉइंट पे इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स सेम रहेगा। तो आइडिया ये है कि इस केस में हर एक पॉइंट पे इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स सेम रहेगा। ठीक है। चलो, अब यहाँ पर एक नेक्स्ट एग्जांपल देखो। ठीक है। यहाँ पर भी आपने रॉड पे इधर आगे एफ फोर्स लगाया है, पीछे एफ फोर्स लगाया है, और हमें बीच में यहाँ पर कहीं पर टेंशन निकालना है। ठीक है। अगेन सिमिलर तरीके से आप टेंशन निकालोगे तो पुराना वाला ही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी जो टेंशन आ रहा है या यहाँ पर भी जो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स आ रहा है वो हर एक पॉइंट पर सेम है। ठीक है। यहाँ पर भी जो टेंशन आ रहा है या जो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स आ रहा है वो हर एक पॉइंट पे क्या है, हर एक पॉइंट पे सेम है। इतना क्लियर है? ठीक है। ये दो छोटे छोटे केसेस हैं जो अपने को याद रखना होंगे। उसके बाद फिर अपन चैप्टर का डिस्कशन करते हैं। ठीक है। चलो, अब सबसे पहले अपन स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो आप इमेजिन करो कि आप एक ऑब्जेक्ट को खींच रहे हो। ठीक है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को खींचोगे तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही अंदर एक टेंशन डेवलप होगा। ठीक है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को खींचोगे तो उसके अंदर ही अंदर कुछ टेंशन डेवलप होगा। ये जो टेंशन डेवलप हुआ है इस टेंशन को बोलते हैं इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है ना। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को खींचोगे तो उसके अंदर ही अंदर एक टेंशन डेवलप होगा
और इस टेंशन को क्या बोलते हैं हम? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। अब अगर आप इस इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स को अगर आप इस इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स को क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड करोगे, अगर आप इस इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स को क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड करोगे तो आपको एक क्वांटिटी मिल जाएगी जिसको हम बोलेंगे स्ट्रेस। क्या ये बात समझ में आ रही है? जब आप रॉड को खींचोगे तो अंदर क्या होगा? एक टेंशन डेवलप होगा। उस टेंशन को ही हम क्या बोलेंगे? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। और उस फोर्स को एरिया से डिवाइड करोगे तो एक क्वांटिटी आएगी जिसको अपन बोलेंगे स्ट्रेस। ठीक है, चलो। तो स्ट्रेस निकालने के लिए फोर्स को एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। स्ट्रेस निकालने के लिए फोर्स को एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से अपन स्ट्रेस निकाल सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये याद रखो कि ये फोर्स कौन सा है? ये है इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है ना? स्ट्रेस निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फोर्स को एरिया से डिवाइड कर सकते हैं, जहां पर एफ क्या होता है? एफ होता है इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स या इंटरनल टेंशन। ठीक है, इसके बाद इमेजिन करो कि आप एक रॉड है, उस रॉड को खींच रहे हो। जब आप किसी रॉड को खींचोगे, ठीक है, तो रॉड को खींचने पर उसकी लेंथ चेंज होगी। रॉड को खींचने पर उसकी लेंथ क्या होगी? चेंज होगी। तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के केस में उसका चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन निकालूं, जैसे अगर मैं रॉड के लिए चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ निकालूं, रॉड के लिए अगर मैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ निकालूं, तो इस क्वांटिटी को बोलते हैं स्ट्रेन। ठीक है, तो अगर आप चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ निकालोगे तो इस चीज को बोला जाता है स्ट्रेन। और स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स कौन सा रखना है? फोर्स हमें रखना है इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो स्ट्रेस हमने डिफाइन कर लिया, फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेन हमने डिफाइन कर लिया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या फिर चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, तो स्ट्रेस डिफाइन हो गया, स्ट्रेन क्लियरली डिफाइन हो गया। अच्छा, अभी जो मैं डिस्कशन करूंगा, है ना, इस लेक्चर में जो डिस्कशन अपन करेंगे वो मेनली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बारे में होगा और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में होगा। ठीक है, तो हम हमारा डिस्कशन यहीं तक अभी रेस्ट्रिक्टेड रखेंगे। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे। क्या क्लियर है? चलो। हम्म, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो अभी हमने स्ट्रेस देख लिया, स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया। हमने स्ट्रेन देख लिया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, अब अगर आप प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर हो और अगर आप स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिवाइड कर रहे हो, प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन को अगर आप डिवाइड कर रहे हो, तो उससे आपको एक क्वांटिटी मिलती है जिसको बोलते हैं इलास्टिक मॉड्यूलस। अगर आप स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिवाइड कर रहे हो तो डिवाइड करने से आपको एक क्वांटिटी मिलती है जिसको बोलते हैं इलास्टिक मॉड्यूलस। और हमारे केस में, मतलब लॉन्गिट्यूडनल के केस में, अगर आप स्ट्रेस को स्ट्रेन से डिवाइड करोगे तो आपको जो इलास्टिक मॉडुलस मिलेगा उस इलास्टिक मॉडुलस को बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल के केस में और रॉड के केस में स्ट्रेस को स्ट्रेन से डिवाइड करोगे तो आपको जो इलास्टिक मॉडुलस मिलेगा उसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। ठीक है, और बेसिकली ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल डिपेंडेंट है ना। जो यंग्स मॉडुलस होगा या नीचे भी जो पैरामीटर्स लिखे हैं, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, ये पूरी तरीके से मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो स्ट्रेस को स्ट्रेन से डिवाइड करा तो हमें इलास्टिक मॉडुलस या यंग्स मॉडुलस मिल गया। ठीक है, चलो। अब तुम यहां देख सकते हो, मैंने इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया लिखा हुआ है ना। इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया, ये हमारा स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, है ना। तो ये फोर्स बाय एरिया लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है स्ट्रेन, चेंज इन डायमेंशन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, और स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों का जो रेशो है हमारे केस में वो यंग्स मॉडुलस के बराबर होगा। ठीक है ना, यहाँ पर स्ट्रेस लिखा हुआ है फोर्स बाय एरिया, यहाँ पर स्ट्रेन लिखा हुआ है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और इन दोनों का जो रेशो है वो होगा यंग्स मॉडुलस के बराबर। ठीक है, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद हम डेल्टा एल
या चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ से अपन चेंज इन लेंथ या इलोंगेशन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, एफ एल अपॉन ए वाई, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में अगेन मैं बोल रहा हूँ कि एफ पे ध्यान दो, एफ जो है वो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एफ हो जाएगा इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखते हैं। इस रॉड को देखो, रॉड पे हम आगे और पीछे दोनों साइड एफ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। ये वाला केस हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था, ठीक है। इस केस में क्या होता है ना, रॉड के अंदर सारे पॉइंट पर जो टेंशन डेवलप होगा, या रॉड के सारे पॉइंट पर जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, वो एफ के बराबर ही होगा। रॉड के सारे पॉइंट पर जो टेंशन डेवलप होगा या जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, वो एफ के बराबर ही होगा। अगर सारे पॉइंट पर एफ फोर्स डेवलप हो रहा है, तो इलोंगेशन डायरेक्टली आप एफ एल अपॉन ए वाई से निकाल सकते हो। डायरेक्टली इलोंगेशन आप एफ एल अपॉन ए वाई से निकाल सकते हो। एफ क्या है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, हर पॉइंट पे एफ के बराबर ही है, ठीक है। अब यहां पर देखो, मैंने रॉड के एक एंड पर F1 और एक एंड पे F2 फोर्स लगाया है। अब यहां पर अगर आप टेंशन निकालोगे ना, कहीं पर बीच में कहीं पर टेंशन निकालोगे ना, ठीक है, तो डिफरेंट पॉइंट पर टेंशन डिफरेंट आने वाला है, ठीक है। यहां पर डिफरेंट पॉइंट पर टेंशन जो है वो डिफरेंट आने वाला है, ठीक है। अब आइडिया ये है कि इस केस में अगर आपको इलोंगेशन निकालना है, ठीक है, तो इलोंगेशन निकालने के लिए आप एक छोटा सा एलिमेंट मानोगे और उस छोटे से एलिमेंट में इलोंगेशन निकाल के इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। फिर से एक बार समझना क्या बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला जो केस है, F1 F2 वाला जो केस है, इसमें हर एक पॉइंट पर इसमें हर एक पॉइंट पर टेंशन या इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, इसमें हर एक पॉइंट पे टेंशन या फिर इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स वेरी करते जाएगा, ठीक है। वेरी करने की वजह से अगर आपको इलोंगेशन निकालना है, वेरी करने की वजह से अगर आपको इलोंगेशन निकालना है, तो आप एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करोगे, उस छोटे से एलिमेंट में इलोंगेशन निकालोगे और फिर उसको इंटीग्रेट करोगे, तो उससे आपका टोटल इलोंगेशन आ जाएगा, उससे आपका टोटल इलोंगेशन आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब टोटल इलोंगेशन निकालने के लिए आपके पास एक शॉर्टकट मेथड भी है, वो मेथड और समझ लो। तो इलोंगेशन का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो होता है एफ एल अपॉन ए वाई। आप यहां पर फोर्स के बदले में F1 प्लस F2/2 रख दो। आप यहां पर फोर्स के बदले में क्या रख दो, F1 प्लस F2/2, तो आपका डायरेक्टली इलोंगेशन आ जाएगा, ठीक है। एग्जांपल और देखना। यहां पर आपको इलोंगेशन निकालना है इस केस में, तो आइडिया ये है कि यहां पर भी अगर आप टेंशन निकालोगे, तो टेंशन लगातार वेरी करेगा। टेंशन अगर लगातार वेरी करेगा, तो प्रॉपर मेथड क्या है इलोंगेशन निकालने का, इंटीग्रेशन। एलिमेंट मानो, उस एलिमेंट में इलोंगेशन निकालो, और एलिमेंट में इलोंगेशन निकालने के बाद उस इलोंगेशन को इंटीग्रेट करो, ताकि आपको टोटल इलोंगेशन मिल जाए। ये है प्रॉपर तरीका निकालने का। लेकिन हम अगेन इसमें भी शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। इलोंगेशन का फॉर्मूला एफ एल अपॉन ए वाई, ठीक है। फोर्स के बदले में एवरेज फोर्स लिख दो, एफ प्लस 0/2। यहाँ पर एफ लग रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, 0 लग रहा है, तो एफ प्लस 0/2, ठीक है। एफ एल अपॉन ए वाई लगाओ और एफ के बदले में एवरेज फोर्स लिख लो, एफ प्लस 0/2। इससे आपका डायरेक्टली इलोंगेशन आ जाएगा, आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब ये केस देखो, इस केस में अगर आप देखोगे, इस केस में हमें इलोंगेशन निकालना है, ठीक है। इस केस में अगर आप देखोगे तो किसी भी पॉइंट पे आप टेंशन निकालो, किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंशन निकालोगे तो वो एफ के बराबर ही आ जाएगा। पहला केस याद करो, है ना, वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में जो मैंने एग्जांपल बताया था, ये वही है। अगर आप बीच में कहीं पर भी टेंशन निकालते हो, तो वो एफ के बराबर आ जाएगा, मतलब इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एफ के बराबर आ जाएगा। अगर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एफ के बराबर है, तो इलोंगेशन होगा
एफ एल अपॉन ए वाई। ठीक है, ये एग्जांपल और देखो। यहां पर आपके पास रॉड है, आप देख सकते हो यहां पर एक एफ फोर्स लग रहा है, यहां पर एक एफ फोर्स लग रहा है, और यहां पर एक 2F फोर्स लग रहा है। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि आपको इस केस में टोटल इलोंगेशन निकालना है। ठीक है, इस केस में आपको टोटल इलोंगेशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑब्जर्व करो कि राइट साइड में 2F का फोर्स है, और कुल मिला के लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में यहां पर F, यहां पर F, लेफ्ट साइड में भी 2F का ही फोर्स है। ठीक है, तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि राइट साइड में जितना फोर्स है उतना ही लेफ्ट साइड में फोर्स है। मतलब ये ऑब्जेक्ट का तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, ये ऑब्जेक्ट तो इक्विलिब्रियम में होगा, ये ऑब्जेक्ट तो इस केस में इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। आप क्या करो, यहां पर कहीं पर या ये छोटा सा एक एलिमेंट उठाओ और इस छोटे से एलिमेंट का डायग्राम बना लो। ठीक है, हमें ये पता है कि पूरे सिस्टम में राइट वाला फोर्स और लेफ्ट वाला फोर्स बराबर है, तो बैलेंस होने की वजह से सिस्टम का एक्सेलरेशन तो जीरो होगा। हमें पता है कि सिस्टम पे राइट और लेफ्ट वाले फोर्स बराबर है, तो बराबर होने की वजह से वो कैंसिल कर जाएंगे, एक्सेलरेशन सिस्टम का जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं तो इस एलिमेंट के लिए भी है ना, पूरे सिस्टम के लिए एक्सेलरेशन जीरो है, तो इस एलिमेंट के लिए भी एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। एक्सेलरेशन जीरो होने के बाद इसके इस एंड पे 2F का फोर्स लग रहा है, इसके पीछे वाले एलिमेंट इसको टेंशन से खींच रहे होंगे। ठीक है, हम अगर देखेंगे तो इसका एक्सेलरेशन जीरो होने की वजह से आगे वाला फोर्स और पीछे वाला फोर्स बैलेंस कर जाएगा, यहां से T2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ऑब्जर्व करो अगेन, ये जो टेंशन आया है, यहां पर जो टेंशन निकल के आया है वो टेंशन पोजीशन के इंडिपेंडेंट आया है। पोजीशन के इंडिपेंडेंट आने का मतलब उस पूरे रीजन में टेंशन सेम ही आ रहा होगा। अगेन ऑब्जर्व करो, इस रीजन में जो टेंशन आया है वो पोजीशन के इंडिपेंडेंट आया है। पोजीशन के इंडिपेंडेंट आने की वजह से उस पूरे रीजन में टेंशन क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। ठीक है, और कितना होगा, 2F के बराबर होगा। अब सोचो, अगर आपको उस पूरे रीजन में टेंशन पता है, अगर आपको उस पूरे रीजन में इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पता है, तो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स के हिसाब से क्या उसमें इलोंगेशन निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो, एफ एल अपॉन ए वाई। बस इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स के बदले में यहाँ पर T2 या 2F पुट कर दो, तो उस रीजन में इलोंगेशन आ जाएगा। सिमिलरली अब इस एलिमेंट के बारे में बात करूं, इस पोर्शन के बारे में बात करूं। ठीक है, आप क्या करो, इस पोर्शन को अलग करो और इसका एफबीडी बनाओ। इसका जब आप एफबीडी बनाओगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर डेवलप होने वाला जो टेंशन है, यहाँ पर डेवलप होने वाला जो टेंशन है वो टेंशन एफ के बराबर है। अगर यहाँ पर डेवलप होने वाला टेंशन एफ के बराबर है तो यहाँ पर भी रीस्टोरिंग फोर्स तो आ गया। अगर यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स आ गया तो यहाँ पर इस पोर्शन के अंदर क्या इलोंगेशन निकाल सकते हैं, इलोंगेशन आराम से निकाल सकते हैं, एफ एल अपॉन ए वाई, जहां पर इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स एफ के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, दोनों रॉड के अंदर जो भी इलोंगेशन आ रहे हैं उनको ऐड कर दो, तो उससे आपको टोटल इलोंगेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये एक और इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट केस है, इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। कंसिडर करो कि आपके पास यहां पर एक रॉड है जिसको आपने सस्पेंड कर रखा है, इस तरीके से सस्पेंडेड है रॉड। ठीक है, अब इस रॉड के किसी भी एक्स डिस्टेंस पर आप टेंशन निकाल सकते हो क्या, नीचे से कोई भी एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट मानो, क्या वहां पर आप टेंशन निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अब वापस से ऑब्जर्वेशन ये है कि हर पॉइंट पे टेंशन जो है वो वेरी करते जाएगा। अगर हर पॉइंट पे टेंशन या इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स वेरी करेगा तो टोटल इलोंगेशन निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर हर एक पॉइंट पे टेंशन या फिर इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स वेरी करेगा, हर पॉइंट पे अगर इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स वेरी करेगा तो इलोंगेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा।
ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि इंटीग्रेट करके इलोंगेशन निकाल लो। ठीक है, या फिर एक दूसरा ऑप्शन है, डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई लगाओ, और फोर्स के बदले में इस रॉड का जो टोटल वेट होगा mg, उसका आधा पुट कर दो। ठीक है, तो भी आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इलोंगेशन का फॉर्मूला होता है एफ एल अपॉन ए वाई, फोर्स के बदले में mg बाय 2 पुट कर दो, तो उससे भी आपको टोटल इलोंगेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर कुछ कंपैरेटिव स्टडी है। ठीक है, तो जैसे अभी हमने रॉड के केस में देखा कि रॉड के केस में जो इलोंगेशन होता है वो होता है एफ एल अपॉन ए वाई, जहां पर एफ होता है इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, जो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स है उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला निकाल लिया। अब मुझे इतना समझ में आ रहा है कि ये जो फोर्स का फॉर्मूला आया है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये स्प्रिंग के फॉर्मूले के इंटू एक्स से सिमिलर है। ठीक है, यहाँ पर एक्स जो है वो इलोंगेशन होता था स्प्रिंग के केस में, इलोंगेशन या कंप्रेशन। वैसे यहाँ पर डेल्टा एल भी तो क्या है, रॉड के अंदर इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन है। तो आइडिया ये है कि इलास्टिसिटी में, ठीक है, जब अपन ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, तो उससे फोर्स का इस तरह का कुछ फॉर्मूला बनता है। ये फॉर्मूला स्प्रिंग के फॉर्मूले से सिमिलर आ रहा है। अगर ये फॉर्मूला स्प्रिंग के फॉर्मूले से सिमिलर आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाली जो टर्म है, ये टर्म जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रही है। हम बोल सकते हैं कि ये वाली जो टर्म है वो स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कंपेयर करा और मैंने बोला कि ये जो ए वाई बाई एल है, इसका बिहेवियर स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह है। ठीक है, अब एक चीज और समझने की कोशिश करना, अगर इसका बिहेवियर स्प्रिंग की तरह है, तो स्प्रिंग की जो पोटेंशियल जी है, स्प्रिंग की जो पोटेंशियल जी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर स्प्रिंग में पोटेंशियल जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हम सिमिलर तरीके से पोटेंशियल जी लिख सकते हैं। सिमिलर टाइप का अगर बिहेवियर है, तो पोटेंशियल जी स्प्रिंग की होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, हम यहाँ पर भी सिमिलर तरीके से पोटेंशियल लिख सकते हैं। ठीक है, हाफ के बदले में आ जाएगा ए वाई बाय एल, और एक्स के बदले में आ जाएगा डेल्टा एल। ठीक है, तो हम सिमिलर तरीके से पोटेंशियल एनर्जी यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है ना, एक बार और देख लो कि जो फोर्स का फॉर्मूला आया है वो के एक्स से सिमिलर है, और ये वाली जो टर्म है वो के की तरह बिहेव कर रही है। अगर ये टर्म के की तरह बिहेव कर रही है, तो हम पोटेंशियल जी जैसे स्प्रिंग में लिखते थे, सेम तरह से पोटेंशियल जी हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि रॉड को अगर आप खींचोगे, ठीक है, तो उसका बिहेवियर थोड़ा थोड़ा स्प्रिंग की तरह है। अगर उसका बिहेवियर स्प्रिंग की तरह है, तो उसमें एक पोटेंशियल जी स्टोर हो रही है, जो भी हमने देखा कि अपन हाफ के एक्स स्क्वायर के हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप उस एनर्जी को रॉड के वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, ठीक है, अगर आप उस एनर्जी को रॉड के वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो इस क्वांटिटी को अपन बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो रॉड को जब आप खींचते हो तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है, वो एनर्जी हम कैसे लिखते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर के हिसाब से। अगर आप उस एनर्जी को रॉड के वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, तो इस क्वांटिटी को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। और आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। आप याद रख सकते हो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया, और स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप याद रख सकते हो। ठीक है,